वेलकम टू क्लास। इस क्लास में हम एक क्विक रिव्यू टाइप में लेने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस से हट गया है इस वाले सेशन में। तो हम इसका एक क्विक रिव्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। तो फटाफट से चलिए देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, तो वही जो हमारे पुराने कंसेप्ट हैं उन्हीं को एक बार फिर से रिन्यू कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। So let's take an introduction. So what we have the motion. मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोशन होती क्या है, ये सारी चीजें हमें जो है हमने पहले ही देख लिया था। मतलब पुरानी क्लास में देख लिया था, फिर भी बता देते हैं, डिस्कस करते हैं मोशन से। तो मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में टाइम के साथ साथ चेंज ला रहा है लगातार, ठीक है, वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ठीक, अगर वो रेगुलरली चेंज ला रहा है तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है, उसकी एक्सेलरेटेड मोशन हो सकती है ना। अगर वो रुक रुक के चेंज ला रहा होगा तो उसी तरह से हम कह सकते हैं उसके पाथ को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। तो जो पाथ जैसा बिहेव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, द नेचर ऑफ द पाथ, वी विल नेम इट। So simply the motion is the change in and position in the position of an object and while the time is running, that is with time, ठीक। and we have the simplest type of motion, rectilinear motion. Rectilinear motion क्या होता है? Rectilinear motion is a kind of motion in which the object moves along a straight path. It is always at a straight path, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होगा तो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। जब रेक्टिलिनियर मोशन होगी तो वहीं अगर एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको। अगर कोई वेलोसिटी होगी तो हम इसको रेक्टिलिनियर वेलोसिटी बोल सकते हैं, राइट। ओके, so there is a various branches of physics in which we deal with various type of, we can say, subjects, है ना। एक सब्जेक्ट है हमारे पास ये मोशन वाला, ठीक, जहाँ पे ऑब्जेक्ट भागता है, उसका भागते टाइम उसका वेट कितना हो जाए, भागते टाइम उसका वेट कितना होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसका मोमेंटम कितना होता है, उसने कितनी एनर्जी खर्च की, ये सारी बातें जब हम देख रहे होते हैं तो ये वाली जो सारी चीजें पढ़ने की होती हैं वो होती हैं काइनेमेटिक्स में। सो काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक, जिसमें हम सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। वो सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे होते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स में, उसको हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड वी हैव पोजीशन, पाथ, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन हमको पता है, पोजीशन क्या होती है। पोजीशन को हम ग्राफ पेपर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसकी लोकेशन को दिखाएगी कि वो स्पेस में कहाँ रखा हुआ है, ठीक। पाथ लेंथ क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज द पाथ लेंथ, है ना। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between initial point and final point, and displacement is the vector quantity, right? So this all are the things। और यहां से देखो एक बात और निकल के आती है। तो ये तो हमने सिंपली इसको देख लिया। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने अभी बात की है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं। हाँ, एक होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूजुअली यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा हमारे पास एक और होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सब सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक, मतलब कर्व शेप में होते हैं। तो वो है नहीं यहाँ पे, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक। और इसमें हमें क्या लेना पड़ता है? एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। अगर जनरली कोई रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट आप इसको लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन को हम स्पेशली रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है। सो दिस इज ओरिजिन। तो दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन को हम बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना। और ये जो पूरा हमारा फ्रेम है एक्स वाई जेड एक्सिस का, ये जो पूरा हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस का ये जो पूरा सेट है, इस सेट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ठीक, तो जब हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में कहाँ रखा है, तो हम बोलेंगे कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऐसे कर सकते हो जैसे दो लोगों का व्यू है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जब कोई आदमी ट्रेन में चल रहा होता है, तो अगर आप ट्रेन में बैठे हुए आदमी के कंपैरिजन में उस ट्रेन में खड़े हुए आदमी को देखेंगे, तो उसको लगेगा कि वो ट्रेन में खड़ा है। ठीक है, अगर आप ट्रेन में कोई आदमी बैठा है उसी आदमी के साथ, अगर वो ट्रेन में खड़े हुए आदमी को देख रहा होगा तो उसको लगेगा वो खड़ा है। ठीक, while a person standing outside on the railway station will see that the ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वो जो आदमी है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो हमारे दो व्यू है ना, एक के रिस्पेक्ट में वो बैठा हुआ है, एक के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है, तो ये जो व्यू हैं हमारे, इसी को बोलते हैं हम रेफरेंस। ठीक है, ये होते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और कुछ नहीं होते हैं। तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमारे नजरिए के हिसाब से हम अपने एक्स वाई जेड एक्सिस चूज कर लेंगे। ठीक, सामने वाला अपने नजरिए के हिसाब से एक्स वाई जेड एक्सिस चूज कर लेगा, और वो दोनों ही क्या करेंगे, आगे साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ आई? वी हैव डिस्कस्ड ऑल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड ऑल। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अगर आपको कहीं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है तो सिंपली अगर कहीं ग्राफ दिया होगा तो ग्राफिकल मेथड में आप डिस्प्लेसमेंट कैसे यूज करेंगे। अच्छा, एक लीनियर मोशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे है हमारा ओरिजिन ओ। ठीक, तो मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मान लो दिस डिस्टेंस इज x1, एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पहुंच गया वो यहाँ पे पहुंच गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे ग्राफ में, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस x1, इस x1 को, इस x1 डिस्टेंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इस बड़ी वाली x2 डिस्टेंस में से, तो मुझे कितनी डिस्टेंस मिल जाएगी, मुझे इतनी छोटी सी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो और यही क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन डिफाइन इट एज, वी कैन कैलकुलेट इज x2 माइनस x1 या a1 माइनस a2। अब जो भी पॉइंट अपने यहाँ पे मानेंगे उसको हम वैसा करेंगे। ठीक है, और वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, टाइम इंटरवल भी, अगर यहाँ पे कोई टाइम एक्सिस चल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, वैसे ही हम टाइम इंटरवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होगा, देखो यहाँ अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, इस केस में x2 इज ग्रेटर देन x1, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, एंड x2 is less than x1, so displacement is negative. So from here we can say that the displacement could be positive or could be negative. This is the example. और there are some, we can say, differences between distance and displacement, जो हमने क्लास 9 में पढ़े थे। वही जो चेंजेस हैं, वो चेंज ही नहीं कह सकते, डिफरेंसेस हैं, वही यहाँ पे है कि हाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। ठीक, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक, देन इट इज सेड टू बी इट्स यूनिफॉर्म मोशन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए क्या चाहिए, देखो मोशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी डिस्टेंस, पोजीशन चेंज कर रहा होगा, डिस्टेंस नहीं, पोजीशन कहना अच्छा होगा, पोजीशन चेंज कर रहा होगा। अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तक अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगी उसकी। बात समझ आई? इसी तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हैं। इस बार क्या होगा कि वो पहले इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा था ना, जैसे मान लो पहले 5 सेकंड में उसने वी कैन से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, अगले 5 सेकंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, फिर अगले 5 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो इस तरह से सॉरी 5 सेकंड्स में, तो इस तरह से जो है उसकी यूनिफॉर्म हो रही है, लगातार वो ईच 5 सेकंड्स में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, देयरफॉर इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। सेम वी कैन डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा कि वो अब ईच 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा 5 मीटर की, वो 5 मीटर से ज्यादा कर सकता है या 5 मीटर से कम कर सकता है। ठीक है, और अगर वो 5 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इस बार वो क्या होगा, या तो टाइम कम ले रहा होगा पहले वाले से ज्यादा, या तो फिर टाइम ज्यादा ले रहा होगा। सो दीज आर द थिंग्स।
राइट. सो हियर वी हैव द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उसका पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, उसका जो वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली एक लाइन होगी जो उसके ओरिजिन से जा रही होगी, और इसका जो स्लोप होगा वो दिखाएगा वेलोसिटी को. ठीक है. और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई भी कर्व लाइन आ सकती है. एग्जांपल, यहाँ पे एक कार का एग्जांपल लिया गया है, तो ये कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है. तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से धीरे 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 टाइम टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और ये भी बढ़ रही है. ठीक. और यहाँ से आके आप देखोगे तो टाइम और जो ये है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आके दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन अटेन किया होगा. फिर उसके बाद ये स्टेशनरी हो, ये पैरेलल होने लग गया है एक्स एक्सिस के, सो वी कैन से दैट ये यहाँ जाके रुक गई होगी. ठीक. तो यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया धीरे धीरे, फिर यूनिफॉर्म मोशन में आई, फिर यहाँ से गई और यहाँ जाके फिर रुक गई, क्योंकि इसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो भी होगा वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक वेरियस सिचुएशंस, है ना. आप देख सकते हैं वेरियस सिचुएशंस, अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे होंगे तो वहां पे भी आप कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. तो एवरेज का मतलब आप आसानी से जानते होंगे, एवरेज, हमें एवरेज देखना है. तो एवरेज हम ऐसे सिचुएशन में ले सकते हैं जहाँ पे हम डेफिनेट वेलोसिटी नहीं बता सकते किस वेलोसिटी से गया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो आप यहाँ से बाजार गए और यहाँ से बाजार जाते टाइम आप 3-4 जगह बीच में रुक गए, तो मैं बोलूंगा आप किस स्पीड से गए, तो यू कैन नॉट से कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया. ठीक है. तो क्योंकि आप बीच में बहुत सारी जगह रुक गए थे ना, तो जैसे ही आप रुके आपकी वेलोसिटी फिर चेंज होगी. हो सकता है आप पहले से कम वेलोसिटी के साथ चल रहे हो सकता है आप पहले से ज्यादा वेलोसिटी के साथ चल रहे हो. या एक और सिंपल से एग्जांपल मान लो आप चल भी इक्वल स्पीड से रहे हैं, तो आप गए फिर रुके फिर चले फिर रुके फिर चले, तो ये जो आपकी स्पीड है, अगर आप कह रहे हैं कि आप लगातार 5 मीटर की स्पीड से चल रहे थे, तो वो आपकी 5 मीटर की स्पीड नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इसमें टाइम भी तो काउंट होगा, टाइम तो लगातार चल ही रहा है, तो आप जितना देर रुके होंगे उतना टाइम जो इंटरवल जो टाइम गैप आएगा वो उसको चेंज कर देगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक. ऐसे ही हम वेलोसिटी कह सकते हैं और ऐसे ही स्पीड कह सकते हैं. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, बट हाउ फास्ट द पोजीशन चेंजिंग विद द टाइम. ठीक. इन व्हाट डायरेक्शन, तो दिस इज द वेलोसिटी. ठीक. कि कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है पोजीशन, किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो वो वेलोसिटी डिफाइन करती है. एंड एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइम इंटरवल dt in which the distance in which the displacement occur. राइट. सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं v के ऊपर बार लगा के एवरेज को, तो दिस इज x2 minus x1, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय t2 minus t1 एंड द टाइम टेकन, एज वी हैव टॉक्ड इन earlier slide. So here we can define it delta x by delta t. ठीक. where x2 and x1 are the position of the object and t2 and t1 are time respectively. Right. Similarly we can calculate average speed. Okay. So you can consider यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. ठीक. तो यहाँ पे एक मजेदार चीज ये दे रखी है, ये कह रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो एवरेज वेलोसिटी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमने पहले, अगर तुमको ध्यान होगा तो देखा है, जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी पॉजिटिव था और नेगेटिव भी था. ठीक. डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो देखा, डिस्प्लेसमेंट के साइन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो जीरो, है ना. इट इज जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है. ठीक. तो यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं. ठीक. जो फर्स्ट ग्राफ है वो है मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी, ये इस तरह से कोई पॉजिटिव वेलोसिटी होगी. मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, ये मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है. और ये जो दिया हुआ है ये एट रेस्ट का ग्राफ है, इसको तो आपने याद ही कर लिया. ये नेगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि इसकी जो स्पीड, जो इसकी टाइम तुम देख रहे होगे, तो एज द टाइम इंक्रीजेस द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज डिक्रीजेस. तो जैसे ये जीरो पे होगा, यहाँ जीरो पे था तो इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी, ये थी. तो मतलब जीरो मतलब t बराबर जीरो पे था, है ना. तो जैसे ही t बराबर मान लो 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड में इसकी डिस्टेंस कहाँ आ गई, ये यहाँ पहुंच गया.
है ना। तो पहले से ज्यादा क्या होगा, कम हो गया, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो वी ऑल्सो कैन से एवरेज वेलोसिटी as defined above involve only displacement of the object, सिर्फ displacement of the object लेती है ना। when we have seen earlier that the magnitude of displacement may be different from the actual path length to describe the rate of motion over the actual path, एक्चुअल पाथ पे अगर हमें रेट ऑफ मोशन निकालनी है, सो वी इंट्रोड्यूस अनदर क्वांटिटी विच इज एवरेज स्पीड। ठीक, अगर आपको एक्चुअली एवरेज स्पीड निकालनी है तो एक्चुअली देखना है कि ये एवरेज स्पीड जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। जैसे कोई बाइक भाग रही है तो हम बोलेंगे उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, वी कैन नॉट से उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें फाइनल और इनिशियल पोजीशन चाहिए। अगर मान लो हम घूम के गए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से घूमने के बाद शहर घूम के और वापस हमारी बाइक घर आ गई और मैं तुमसे बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो इट वुड बी 0, क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है। हाँ, तो लेकिन एवरेज स्पीड 0 थोड़ी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड तो रही होगी। सो इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, the average speed is obviously has the same unit as the velocity, that is meter per second। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, but does not tell us in what direction an object is moving। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। therefore it is always positive। ये always याद रखेंगे, whatever be the condition, the average speed remains positive in contrast to the average velocity which can be positive or negative if the motion of object is along the straight line and in the same direction the magnitude of displacement is equal to the total path length, and in this case we can say that the magnitude of average velocity and average speed would be equal। बट अगर हम किसी जर्नल केस की बात करें तो उसके जर्नल केस में जो स्पीड होगी वो ज्यादा होती है वेलोसिटी से। ठीक है, जर्नल केस में। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वी हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, अब देखो ये दिखा हुआ इंस्टेंट का मतलब जानते हो ना, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, है ना। इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर मोमेंट में ही होने वाली। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जैसे अभी तक हम अगर मान लो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने वाले हैं तो उसके बीच में हमारे ऑब्जर्वेशन के बीच में और जो हमारे जो सारे हमने मेजरमेंट ले रखे हैं, मेजरमेंट मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच में कोई लैग नहीं होना चाहिए, लैग ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला स्टॉप, तो स्टॉप का मतलब होता है स्टॉप, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते आपने स्टॉप पहले ही बोल दिया और स्टॉप वॉच उसने बाद में दबाई, है ना। देयर वुड बी सम एरर, वहां एरर होगा ही होगा। ठीक, अगर कोई दूसरी हम साइंटिफिक टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन ऐसे केस में हो गई। ठीक है, सो वी डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय पुटिंग डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या था, डेल्टा टी था टाइम इंटरवल। इफ द टाइम द मेजरिंग इंटरवल जहां पे हम मेजर कर रहे हैं, ठीक, वो अगर 0 हो जाए, ये एक्चुअली हम इसको टाइम लैग बोलते हैं, है ना। अगर समझने की कोशिश करें ना, हम डे टू डे लाइफ में अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो मान लो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और कहीं फिनिशिंग पॉइंट हम बीच में डिस्क्राइब कर लेंगे। तो मान लो यहाँ से ये बॉल फॉर एग्जाम्पल रोल करती करती यहाँ तक हमें लेके जानी है, यहाँ तक। ठीक, तो इफ वी वांट टू से दैट कि हमें यहाँ तक लेके जानी है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये बॉल यहाँ से ऐसे इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट्स होके जाएगी, तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, इसी पॉइंट पे हमको चाहिए वेलोसिटी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस पे होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये डेल्टा टी जो है, ये जो टाइम इंटरवल है, ये 0 होना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना ये 2 पॉइंट नहीं बन जाएंगे। हमने बोला स्टॉप यहाँ पे, है ना, और हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं आ गया, तो ये हमारी मेजरमेंट है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सिंबल जो दिख रहा होगा, तो इस सिंबल को हम बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 स्टैंड फॉर द ऑपरेशन टेकिंग लिमिट एज 0। दिस क्वांटिटी ऑन इट्स
राइट, ठीक है। सो इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3.3 है, मतलब ये है राइट हैंड साइड में ये रहा dx ओवर dt, ठीक है, इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एंड इज डिनोटेड बाय dx ओवर dt। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख रखा है, ठीक। हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया होगा या डिस्टेंस दी होगी, अगर वो x का फंक्शन है या t का फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम का फंक्शन है तो हम उसे आसानी से डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे दिया हुआ है जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है वो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, 5t² प्लस 6, ये इस तरह से। तो ये हैव गिवन दिस टाइप ऑफ सम दिस डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 5 2 10, 10t प्लस 0। सो ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the x-axis is given by x equals to at plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b equals to 2.5 meter per second square. t is measured in second. What is the velocity at t equals to 0 and t equals to 2. अब देखो ये क्या बोल रहा है, what is its velocity at t equals to 0, तो वो t equals to 0 पे पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस हो गया। ऐसे t equals to 2 सेकंड पे पूछ रहा है, तो ये भी इंस्टेंटेनियस। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0.2 एंड 0.4 सेकंड, तो यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। समझ आई। तो अगर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी निकालने के बाद ये आ गया हमारे पास ए, इसको ये कांस्टेंट था, ये खत्म, ये हो जाएगा 2bt। सो इक्वल्स टू, अगर आपके पास जो वैल्यू दे रखी है कहाँ गया, ये दे रखी है b की वैल्यू 2.5, 2.5 का डबल हो जाएगा 5, तो ये आ गया इतना। सो एट t इक्वल्स टू 0 पे दे रखा है, तो आप जैसे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे रखेंगे तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 2 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड्स। ठीक, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी वो निकलवा रहा है कहाँ पे, बिटवीन 2। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये x दिस, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी भी पोजीशन को जो दिखाते हैं ना वो ऐसे दिखाते हैं, x और ब्रैकेट में उसका टाइम। तो हम इस यहाँ पे x t लिखा हुआ है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4 सेकंड में जो भी उसकी पोजीशन होगी वो, और 2 सेकंड में जो भी उसकी पोजीशन होगी वो। ठीक, सो ये यहाँ से तो हमने देखा 4 सेकंड पे जो उसकी पोजीशन निकल के आ रही है ना, दिस इज गिवन बाय a प्लस 16b। ये a प्लस 16b कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है bt², तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, t इक्वल टू आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा। और वैसे ही हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप इसको सॉल्व कीजिए, वी हैव दिस एवरेज वेलोसिटी। बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये। तो यहाँ पे एक नोट है, so you should note that for uniform motion velocity is the same as the average velocity at all instants। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी होगी वो एकदम सेम होगी। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक, सेम वी हैव द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइन हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने फास्ट चेंज कर रहा है उसको हम एवरेज वी कैन से एक्सेलरेशन से दिखाते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 से दिया जा सकता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। तो कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने टाइम इंटरवल में कहना अच्छा होगा, तो कितने टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज। ठीक है, एंड दिस इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, सो इट्स एसआई यूनिट इज इट। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास होगा a इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल्स टू dv ओवर dt। ठीक, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये सारी चीजें जरूर लिख लेंगे। इंस्टेंटेनियस वाले तो लिख ही ले लेंगे, क्योंकि जो यूजुअल होंगे वो तो आपको शायद याद ही होंगे, जिनको याद ना हो वो इसके भी नोट्स बना सकते हैं। एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग आपको ये जरूर याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन विद ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो कर्व हमेशा ऊपर की ओर ओपन होगा, ऐसे याद रखेंगे। लेकिन याद रखें कि एक्स एक्सिस पे हमेशा
डिस्टेंस होनी चाहिए, और सॉरी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होनी चाहिए और एक्स एक्सिस पे टाइम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चेंज हो गए, ठीक है, टी ऊपर पहुंच गया, एक्स इधर पहुंच गया, ठीक, तो आपको एक्स टी ग्राफ में ऊपर हो जाएगा, एक्स टी ग्राफ में नीचे की ओर नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक्स टी ग्राफ में जो जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन था। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट कवर, तो इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर को दिखाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेथड बता रखे हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स में ऐसे डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आपको एक रेक्टेंगल मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया, तो सिंपली ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड वी हैव समथिंग here in bold letters that note that the xt and vt and at graph shown in the several figure in this chapter have sharp kinks at some points, implying that the function are not differentiable at these points। तो जहाँ पे आपको ये किंग्स दिख रहे हैं ना बहुत ज्यादा, ये जैसे यहाँ से ये एकदम नीचे पॉइंट पहुंच गया, तो ये जो छोटा सा कॉर्नर पॉइंट होगा उस पॉइंट की बात करो जहाँ पे ये यहाँ पे आके रुक रहा होगा और यहाँ की ओर जा रहा होगा। ऐसे किंग्स पॉइंट पे आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एंड द ग्राफ विल बी स्मूथ। तो जो रियलिस्टिक होगी उसमें क्या होगा, ग्राफ स्मूथ होगा, वो ऐसे ग्राफ नहीं होंगे। ओके, सो नाउ वी हैव द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ रखी थी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो यहाँ पर यह है v इक्वल्स टू v जीरो प्लस एटी, ठीक। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। so from this graph we can find it very easily। so the area between the instant 0 and t equals to the area of triangle abc and area of oacd, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो यहाँ से ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से आप अगर x निकालना चाह रहे हैं, x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, तो हो जाएगा हाफ v जीरो, इसके ऊपर भी एक लाइन है, ये रहा, ठीक है, हाफ v जीरो v माइनस वी जीरो प्लस वी जीरो टी, आप यहाँ से निकालो इसको। और ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं वैसे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आगे सॉल्व करके इसको v जीरो इक्वल्स टू या v इक्वल्स टू वी जीरो प्लस एटी और x इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर प्लस वी जीरो टी। तो ये सिंपली ग्राफ से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है तो बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आपको सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको क्या निकालना है, x विच इज डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू वी जीरो इंटू टी। अगर वी जीरो इंटू टी की आप डायमेंशन देखेंगे तो वी जीरो है मीटर पर सेकेंड और ये है आपका टाइम, तो x इज द डिस्टेंस। तो आप इसका अगर डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है देखना चाहते हैं तो बड़े आसानी से देख सकते हैं। we can write it equation number 3.7 as, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद हमने इसको ऐसा लिखा, the equation 3.9 the object undergone the displacement, डिस्प्लेसमेंट आया तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यूज को और सब्स्टिट्यूट करके आप इसको ऐसा बना सकते हैं, v एवरेज की v और इंटू टी की वैल्यू रखे तो यहाँ से आपको निकलेगा ये कुछ ऐसा, तो यहाँ से निकला वी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, वहाँ पे होता था 2a। इस तरह से हम तीनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तीनों तो मैथमेटिकली आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव v जीरो से यहाँ तक, आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज a t, तो वी हैव दिस। एंड फॉर द सेकंड इक्वेशन वी हैव v इक्वल्स टू dx ओवर dt, तो आप हम क्या करना चाह रहे हैं, x इक्वल्स टू x जीरो से x तक हो जाएगा और t यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हम इसको निकाल सकते हैं, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आया, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा आएगा, सो विच इज द, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक अलग सा टर्म इसमें आ रहा है, ये अलग सा टर्म बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप इस x जीरो को उठा के इक्वल के यहाँ लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस एक्स जीरो, क्या बचेगा, x माइनस एक्स जीरो, इस तरह से। तो x माइनस एक्स जीरो इक्वल्स टू वी जीरो टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स क्या है इसकी फाइनल पोजीशन, और जीरो एक्स जीरो क्या होगी, क्या रही होगी उसकी इनिशियल पोजीशन। तो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट इन्होंने एक एग्जांपल करके बता रखा है, तो आप इसको देख लेंगे। मैं यहाँ से नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे तो रिलेटिव वेलोसिटी भी यहाँ से निकल गया है। रिलेटिव वेलोसिटी की ये जो एक्सरसाइज है, ठीक, रिएक्शन टाइम, ये आप कर लेना, ये बड़ा मजेदार है। आप इसको एनसीईआरटी आपके पास पढ़ी है तो आप उसको इसको पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर यू। ठीक, ये बड़ा अच्छा है। तो आप क्या निकाल सकते हैं इससे, रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होती है, सिंपली वही रिलेटिव वेलोसिटी आप किसके रिलेटिव में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, एक अगर ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी दिखने वाली है, ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी इसकी कुछ और दिखने वाली है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपका ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों कार एक दूसरे के साथ मूव कर रही होंगी, यहाँ तुम देखोगे, और यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रही है तो देयर इज ए कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट पे टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इस तरह से अगर कोई भी दो कार्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों का टाइम एक मोमेंट पे बराबर रहेगा। तो ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो गया है यहीं पे। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो जितनी चीजें मैंने यहाँ वीडियो में अंडरलाइन की है उसको तुम एज ए नोट्स कंसीडर कर सकते हो, और भी तुम्हें पढ़ने के बाद इसमें कुछ अच्छा दिखाई दे तो आप उसको भी उसमें उससे रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको लिख सकते हैं। सो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।